हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत सैमुअल टेलर कॉलरिज के ऊपर। इससे पहले हमने प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस और विलियम वर्ड्सवर्थ के काव्य सिद्धांतों पर विचार कर लिया है। अगर बात करें सैमुअल टेलर कॉलरिज, कई बार केवल कॉलरिज नाम लिया जाता है और इनका पूरा नाम है सैमुअल टेलर कॉलरिज। इनका जन्म 1772 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। जब मैं वर्ड्सवर्थ के बारे में बता रहा था तो उनका जन्म हुआ था 1770 ईस्वी में, यानी कि कॉलरिज वर्ड्सवर्थ से 2 साल छोटे थे। ठीक है, अगर इनके मित्रों की बात किया जाए तो वर्ड्सवर्थ इनके प्रमुख मित्र थे। जैसा कि वर्ड्सवर्थ के वीडियोज में हमने इसका जिक्र किया था और यहाँ पर भी जाहिर सी बात है कि जिक्र होना चाहिए। अगला पॉइंट है, इनका प्रमुख ग्रंथ बायोग्राफिया लिटरेरिया है। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि बायोग्राफिया लिटरेरिया किसका ग्रंथ है, तो सही जवाब है कॉलरिज का। कॉलरिज का जो सिद्धांत है उसे कल्पना का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों मित्र तो थे ही, इन्होंने काव्य भाषा संबंधी और कल्पना संबंधी सिद्धांतों पर विचार किया था, जिसमें कि काव्य भाषा का जो सिद्धांत था विलियम वर्ड्सवर्थ का था और कल्पना का सिद्धांत कॉलरिज से संबंधित है। अगला जो पॉइंट है कि जिसमें मैंने बताया कि इनकी जो प्रमुख किताब है या ग्रंथ है उसका नाम बायोग्राफिया लिटरेरिया है। तो यूजीसी नेट का अभी मैं पेपर हल कर रहा था, आप लोगों ने भी देखा होगा। सवाल पूछा था कि कॉलरिज का जो सिद्धांत है किस पर आधारित है, तो जैववादी सिद्धांत पर आधारित है। तो तुरंत आप ध्यान रखिए, जो इनका ग्रंथ है उसका नाम भी कुछ इसी सिद्धांत से मिलता जुलता है, उसमें बायो शब्द लगा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको समझने के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्रमुख ग्रंथ है बायोग्राफिया लिटरेरिया। अन्य अगर ग्रंथों की बात करें तो कुछ गद्य रचनाएं हैं, जिसमें नाम है द फ्रेंड, जिसका प्रकाशन सन 1817 ईस्वी में हुआ। दूसरी पुस्तक है एड्स टू रिफ्लेक्शन 1825 ईस्वी में। चर्च एंड स्टेट 1830 ईस्वी में। कन्फेशंस ऑफ इन इंक्वायरिंग स्पिरिट 1840 ईस्वी में। तो ये जो 4 किताबें हैं, इसमें से ज़्यादातर पूछा जाता है चर्च एंड स्टेट के बारे में पूछ लिया जाता है कि किसकी बुक है। बाकी अन्य किताबों को आप ध्यान में रख सकते हैं। अगले पॉइंट पर बात करें तो कॉलरिज प्रत्ययवादी थे और उनकी काव्य संबंधी धारणा जैववादी सिद्धांत पर आधारित थी। जैववादी यानी कि इनके ग्रंथ में ही जुड़ा हुआ है बायोग्राफी लिटरेरिया। तो तुरंत इसको आप इतना दूर तो ध्यान रखिए कि जैववादी सिद्धांत के आधार पर कॉलरिज ने काव्य संबंधी धारणा को बतलाया था, जिसको कि कल्पना का सिद्धांत भी कहा जाता है। कॉलरिज के अनुसार कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं, और रचना के अन्य सभी प्रकारों से उसका अंतर्य है कि संपूर्ण से वही आनंद प्राप्त होना चाहिए जो उसके प्रत्येक अवयव से प्राप्त होने वाली स्पष्ट संतुष्टि के अनुरूप हो। तो एक तरीके से कविता को परिभाषित करते हुए विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, लेकिन यहाँ पर कॉलरिज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बात कर रहे हैं कि कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है, न कि सत्य की प्राप्ति करना, और रचना के अन्य सभी प्रकारों से उसका अंतर यह है कि संपूर्ण से वही आनंद प्राप्त होना चाहिए जो उसके प्रत्येक अवयव से होने वाली स्पष्ट संतुष्टि के अनुरूप हो। ठीक है, तो इस पर चर्चा करते हुए आगे उन्होंने प्रतिभा और प्रज्ञा में अंतर स्पष्ट किया है, इसको भी जानना जरूरी है। अक्सर आप जब भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें सिद्धांतकारों ने अलग अलग तरीके से प्रतिभा को परिभाषित किया है। किसी ने प्रतिभा को ही प्रमुखता दी है और प्रतिभा वहाँ पर काव्य हेतु के अंतर्गत आती है। तो उसी के संदर्भ में अगर हम पाश्चात्य काव्य शास्त्री कॉलरिज के अनुसार देखने की कोशिश करें कि प्रतिभा और प्रज्ञा में उन्होंने क्या अंतर स्पष्ट करने की कोशिश की है, तो अगर पहले पॉइंट पर बात करें तो कॉलरिज का मानना था कि प्रतिभा सहज है जबकि प्रज्ञा अर्जित है।
ठीक है। दूसरे पॉइंट पर बात उन्होंने किया कि प्रतिभा कल्पना पर आधारित है जबकि प्रज्ञा फैंटेसी है। तीसरे पॉइंट पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा प्रतिभा सृजनशील है जबकि प्रज्ञा संयोजनशील है। तो प्रतिभा और प्रज्ञा इन दोनों में उन्होंने अंतर स्पष्ट किया है। और अगला पॉइंट पे उन्होंने बताया कि प्रतिभा मौलिक है जबकि प्रज्ञा पराश्रित है। तो इस तरीके से कॉलरिज ने प्रतिभा और प्रज्ञा में अंतर स्पष्ट किया है। और अगर विकल्प में इस तरीके का प्रश्न आता है तो आप इसे हल कर पाएंगे और यहाँ पर सुनकर इसको समझने की भी कोशिश कीजिए। अगला जो सिद्धांत पॉइंट है, कॉलरिज का भाषा संबंधी विचार निम्नलिखित है। कॉलरिज ने इस पर विचार करते हुए लिखा, भाषा मानव मन का शस्त्रागार है जिसमें उसके अतीत के विजय स्मारक और भावी विजय के शास्त्र एक साथ रहते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बात वो कह रहे हैं भाषा के संबंध में कि भाषा मानव मन का शस्त्रागार है जिसमें उसके अतीत के विजय स्मारक और भावी विजय के शस्त्र एक साथ रहते हैं। कॉलरिज के अनुसार काव्य सर्जन का मूल आधार कल्पना है, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। इनके सिद्धांत का भी नाम है कल्पना का सिद्धांत। कई बार सुमेलित वाले प्रश्नों में भी पूछ लिया जाता है और कई बार सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कल्पना का सिद्धांत किसने दिया, तो कॉलरिज। ठीक है, तो कॉलरिज कल्पना इस तरीके से आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। कल्पना के दो भेद किए हैं कॉलरिज। पहला है मुख्य कल्पना, दूसरा है गौड़ कल्पना। और इसमें भी उन्होंने अंतर स्पष्ट किया है। मुख्य कल्पना के अंतर्गत उनका कहना है कि यह समस्त जागतिक प्रपंच को व्यवस्थित रूप में ग्रहण कराने वाली शक्ति है, जबकि गौड़ कल्पना के बारे में उन्होंने बताया कि यह मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि है और इसे काव्यात्मक कल्पना भी कह सकते हैं। तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि जो मुख्य कल्पना है यह जागतिक प्रपंच को व्यवस्थित रूप से ग्रहण करने वाली है, जबकि जो गौड़ कल्पना है यह मुख्य कल्पना की एक प्रतिध्वनि है या फिर इसको काव्यात्मक कल्पना कहा जा सकता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मुख्य कल्पना अचेतन एवं अनैच्छिक है, जबकि गौण कल्पना जो है चेतन है और ऐच्छिक है। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि मुख्य कल्पना निर्माण या संगठन करती है, जबकि गौड़ कल्पना विघटन और संगठन, विनाश और निर्माण दोनों करती है। तो इस तरीके से उन्होंने मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना दोनों में अंतर स्पष्ट करते हुए उसे क्लियर करने की कोशिश की है। इमेजिनेशन शब्द पर अगर बात करें तो इमेजिनेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन के इमेजिनातियों से हुई है, जिसका हिंदी रूपांतरण कल्पना है। ठीक है, और फैंसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक की फतांसिया से हुआ है, जिसका हिंदी रूपांतरण रम्य कल्पना या ललित कल्पना है। कई बार हिंदी के कवियों को पढ़ते हुए प्रश्न उठ जाते हैं कि फैंटेसी में सबसे फेमस कवि कौन है, तो नाम आता है मुक्तिबोध का, आपने सुना भी होगा। और अंधेरे में फैंटेसी के रूप में उसको मान्यता मिली हुई है। तो यहाँ पर कल्पना और फैंटेसी और दोनों के अंग्रेजी मीनिंग को भी बताया गया है और हिंदी मीनिंग को भी यहाँ पर स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। एक कल्पना है और दूसरा रम्य कल्पना है। रम्य कल्पना यानी कि फैंटेसी की विशेषताएं स्पष्ट किए हैं कॉलरिज। उनका मानना है कि यह देश काल के बंधन से मुक्त होकर एक प्रकार की स्मृति मात्र है। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने कहा कि यह इच्छा शक्ति से संचालित एवं रूपांतरित होती है। तीसरी बात है यह अपने उपयोग की सामग्री सहचर्य नियम से ग्रहण करती है। चौथी बात, इसकी उपयोज्य सामग्री स्थिर एवं सुनिश्चित होती है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने रम्य कल्पना पर विचार किया कि यह एक स्मृति मात्र है, इच्छा शक्ति से चलती है और रूपांतरित होती है, और अपने उपयोग करने वाली जो सामग्रियाँ हैं उसमें सहचर्य नियम का पालन करती है, मतलब साथ साथ ही चलती रहती है, और यह स्थिर और सुनिश्चित होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स उन्होंने बताया रम्य कल्पना के संदर्भ में। कॉलरिज ने कल्पना और रम्य कल्पना में अंतर भी स्पष्ट किया है, इसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसके पहले मैंने मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना के बारे में बताया और अंतर भी स्पष्ट किया, और यहाँ पर कल्पना और रम्य कल्पना यानी कि फैंटेसी में अंतर है। क्या अंतर है उसको देखते हैं। पहला पॉइंट ये है कि कल्पना बिंबों को विघटित करके नए रूप को प्रदान करती है, जबकि रम्य कल्पना में ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात है कि कल्पना में अंतः प्रेरणा और प्रत्यक्ष का महत्व है, जबकि रम्य कल्पना स्मृति मात्र है। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया
कि कल्पना जैव सिद्धांत पर आधारित है, जबकि रम्य कल्पना यांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है। तो इस पॉइंट को आपको बहुत ही ध्यान से दिमाग में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यूजीसी नेट में इस तरीके का प्रश्न आ चुका है कि कौन सिद्धांत किस पर आधारित है। तो कल्पना का सिद्धांत जो है जैववादी सिद्धांत पर आधारित है, जबकि रम्य कल्पना यांत्रिकवादी सिद्धांत पर आधारित है। कल्पना प्रतिभा की उपज है, जबकि रम्य कल्पना प्रज्ञा की उपज है। ठीक है, तो ऊपर इन्होंने प्रतिभा और प्रज्ञा में भी अंतर स्पष्ट किया है। इस लेक्चर में आपको 3 बिंदुओं में अंतर स्पष्ट किया गया है, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। पहला था प्रतिभा और प्रज्ञा में, दूसरा मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना, तीसरा कल्पना और रम्य कल्पना में अंतर किया गया है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इंग्लिश लिटरेचर में अगर व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात माना जाए कि कहाँ से हुआ है, तो कॉलरिज ने इसका सूत्रपात किया था। और आखिर में बात करें, इनका निधन 1834 ईस्वी में हुआ था। एक तरीके से देखा जाए तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ के मित्र तो थे, उनसे 2 साल बाद भी इनका जन्म हुआ और बहुत ही कम उम्र में, जल्दी से ही, कम उम्र तो नहीं कहेंगे, 61 साल तक इन्होंने अपना जीवन बिताया। तो वर्ड्सवर्थ की अपेक्षा ये इस दुनिया से पहले जाए। वर्ड्सवर्थ 1850 ईस्वी में गए थे और कॉलरिज 1834 ईस्वी में ही इनका निधन हो गया। तो इस तरीके से आप एक दूसरे को जोड़ कर देख सकते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि कहानी के माध्यम से आप पाश्चात्य काव्य शास्त्र को अच्छे से समझ जाइए। वर्ड्सवर्थ को भी समझ गए होंगे और कॉलरिज को, क्योंकि इन दोनों को जब एक साथ पढ़ेंगे तभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। और शुरू में ही बता दिया गया था कि ये दोनों आपस मित्र भी थे, गहरे मित्र थे। तो जाहिर सी बात है कि इनके सिद्धांतों पर एक दूसरे का थोड़ा सा प्रभाव भी दिखाई पड़ेगा। तो उम्मीद है कि अब आप वर्ड्सवर्थ को भी समझ गए होंगे और कॉलरिज को भी समझ गए होंगे। मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि कॉलरिज का जो प्रमुख ग्रंथ है बायोग्राफिया लिटरेरिया, उसको ध्यान में रखें। फिर दूसरी बात कि जो अंतर स्पष्ट किए गए हैं, खासतौर से प्रतिभा, प्रज्ञा, मुख्य कल्पना, गौड़ कल्पना, कल्पना और फैंटेसी के अंदर, उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ में आ गया होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।